हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ओपनिंग। इस यूनिट का फोकस रहेगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नॉर्मली एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है। क्वेश्चन आया था व्हाई ओपनिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से। दिस यूनिट इज ऑन द टेक्निक ऑफ ओपनिंग इन क्रिएटिव राइटिंग विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू शॉर्ट स्टोरी। ये जो यूनिट हम करने वाले हैं इसका पूरा फोकस शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल के ऊपर रहेगा। पोइट्री को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई है और आपको सिखाई जा रही है टेक्निक ऑफ ओपनिंग। जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें ओपनिंग कैसे करते हैं, नॉवेल्स की ओपनिंग कैसे की जाती है और शॉर्ट स्टोरी की ओपनिंग कैसे की जाती है। इट डज नॉट गिव यू एनी रेडीमेड रेसिपी फॉर राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। आपको शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोई रेडीमेड रेसिपी नहीं दी जा रही है, बट टॉक अबाउट डिटेल्स विच यू विल हैव टू कीप क्लियरली in your mind in attempting this form। So जब आप ओपनिंग कर रहे हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी की तो कौन सी बातों को आपने अपने माइंड में रखना है, यही आपको इस यूनिट में सिखाया जाएगा। कोई आपको रेडीमेड रेसिपी नहीं दी जा रही है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एट द एंड ऑफ द लेसन यू शुड अंडरस्टैंड। जब आप इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या सीखेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग इन शॉर्ट स्टोरी। पहला ये होगा, इस वीडियो में हम सिर्फ इसी एक टॉपिक को कवर करेंगे। क्रिएटिव राइटिंग, बी इट पोएट्री, ड्रामा और फिक्शन, हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विच डिटरमाइन द ओपनिंग ऑफ ईच। देखिए, पोएट्री की ओपनिंग अलग तरीके की होगी, ड्रामा की अलग तरीके की होगी एंड फिक्शन की अलग तरीके की ओपनिंग होती है। सो उसके बारे में हम सीखेंगे। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ ओपनिंग्स। 2 तरीके की ओपनिंग होती है। एक होती है प्लान्ड। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर प्लान करके लिखते हैं, एक सिंपल ड्राफ्ट बनाते हैं कि मेरी ओपनिंग ऐसे होगी, मेरा मिडल ऐसे करना है मुझे और मुझे एंडिंग ऐसे करनी है। सो ऐसे भी राइटर होते हैं। और एक ओपनिंग होती है इम्प्रोवाइज्ड। इसमें क्या होता है कि राइटर बस लिखना स्टार्ट कर देता है, अनप्लैन्ड ओपनिंग होती है, उसको हम बोल देते हैं इम्प्रोवाइज्ड ओपनिंग। जैसे जैसे उसको थॉट आता है राइटर लिखता जाता है। In a short story, the nature of opening is determined by the target audience। अब जब जो शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर हैं उनका क्या होता है, उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। जैसे अभी आप बिगनर हैं, आपको इतना डीपली नहीं पता होगा कि टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है, क्योंकि नॉर्मली जो बिगनर राइटर होते हैं वो इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए राइटिंग सिर्फ एक सेल्फ एक्सप्रेशन वाली चीज़ होती है। उनका इतना नहीं होता कि मुझे इससे पैसा भी कमाना है, मुझे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। ये सब बातें बिगनर्स को नहीं पता होती हैं। आपको इस डिप्लोमा में देखिए ये भी सिखाया जा रहा है कि जो शॉर्ट स्टोरी वाले राइटर होते हैं उनको ओपनिंग कैसे डिटरमाइन होती है उनकी, उन्होंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस देखनी है। आपकी ऑडियंस क्या है वैसी ही आपकी ओपनिंग होगी। उसके बाद अगर आप किसी पब्लिकेशन के लिए लिख रहे हैं तो आपकी पब्लिकेशन डिसाइड करती है कि आपकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। वो आपको कुछ बताते हैं कि देखिए हमारी जो ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप में है, मान लीजिए 15 से लेकर 18 का एज ग्रुप है, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी शॉर्ट स्टोरी की ओपनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग की क्या इम्पॉर्टेंस होती है। सबसे पहले है हमारे पास फॉल्स स्टार्ट। फॉल्स स्टार्ट क्या होता है, जब हम लिखने बैठते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हमसे एग्जैक्टली वैसी ही ओपनिंग हो जैसा हम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फॉल्स स्टार्ट ले लेते हैं, कुछ भी जो मन में आ रहा है उसको लिखना शुरू कर देते हैं। सेकंड है डिफरेंट जॉनर्स एंड कन्वेंशंस। जो डिफरेंट जॉनर्स होती हैं, पोइट्री हो गई, फिक्शन होगी, लेजेंड हो गई, एपिक हो गई, बहुत कुछ हो गया। सो उनके अलग अलग कन्वेंशन होते हैं, उनकी अलग अलग नॉर्म्स होती हैं, उनकी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी होती हैं। सो उन चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में।
द ओपनिंग एज अ यूनिट ऑफ कंपोजिशन। जो एक पूरी यूनिट होती है, एक पूरा आपका लिखा हुआ कोई भी मटेरियल है, उसमें सबसे पहले ओपनिंग आती है, फिर उसका मिडल आता है एंड फिर उसकी एंडिंग आती है। सो ओपनिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है एक प्रॉपर फुल यूनिट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये काफ़ी छोटा सा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉल्स स्टार्ट से। फॉल्स स्टार्ट्स आर रियली अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। ये क्रिएटिव प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं एंड आपको इसके लिए एंशियस नहीं होने की ज़रूरत है कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं आ रहा। आप फॉल्स स्टार्ट से, क्योंकि जो बड़े बड़े राइटर होते हैं ना, अगर आप उनकी डायरीज आपको देखने का मौका मिले या उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखने का मौका मिले, तो वो भी, उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो भी स्ट्रगल करते हैं। हर राइटर जो होता है वो स्ट्रगल करता है किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आकर, उसे भी ऐसे लगता है, वो भी ऐसे देखता है अपनी डायरी को लेकर कि ये क्या हो रहा है, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा। सो फॉल्स स्टार्ट हर कोई करता है, इसको लेकर आपने कभी भी एंशियस फील नहीं करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट देन इज द एबिलिटी ऑफ राइटर टू एक्ट एज हिज ओन क्रिटिक। अब यहाँ पर फॉल्स स्टार्ट तो आप कर सकते हो, झूठा स्टार्ट तो आप कर सकते हो, बट आपको खुद को क्रिटिसाइज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिखा और उसे अप्रूव खुद ही कर दिया कि चलो ठीक ही है, मेरा ये तो फॉल्स स्टार्ट है। उसको क्रिटिसाइज करो, उसके ऊपर बार बार वर्क करो, ठीक है। आपको बहुत बार उसको लिखना पड़ सकता है। अ राइटर शुड ट्राई to put ideas of his imagination clearly and economically। काफ़ी important point है ये। देखिए, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपके माइंड में है वो अभी, जब वो पेपर पर आएगा, क्या वो आइडिया एग्जैक्टली है, क्या वो क्लियर कर रहा है जो आपको रीड करेगा, क्या उसे आपकी बात समझ आएगी या फिर नहीं। क्या आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपके वर्ड्स एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, उतने ही वर्ड्स यूज़ करो जितनी उसकी ज़रूरत है, एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ करो जो एग्जैक्ट मीनिंग दे रहे हैं। कई बार आप एग्जैक्ट वर्ड यूज़ ही नहीं करते हो, उसको बहुत ज़्यादा बेवजह लंबा खींचते रहते हो, सो उसे हम कह देते हैं इकोनॉमिक। सो वर्ड्स की इकोनॉमिक्स को आपने ध्यान में रखना है और अपने थॉट की क्लैरिटी को भी देखना है कि क्या जो आपके माइंड में थॉट था वही आपके पेपर पर है या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट, इंडीड टू सिक्योर द राइट नोट एंड राइट टोन ही में, मतलब राइटर को बहुत उसके ऊपर लेबर करनी पड़ सकती है। आपको जो आपकी लाइंस होंगी उनको बार बार लिखना पड़ सकता है। इवन आपको जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी बार बार लिखना पड़ सकता है। Maybe the scenes or ideas will have to be written down in more than one narrative form। अब narrative form क्या होती है, इसके ऊपर हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गई, वो क्या है, एक नैरेटिव फॉर्म है। बायोग्राफी हो गई या फिर एपिक हो गई, फेबल हो गई, ये सब क्या है, एक राइटर किस तरीके से अपनी बात को कह रहा है उसे हम बोल देते हैं नैरेटिव फॉर्म। अब ये उसको आपने टेस्ट करना है, हर एंगल से उसको टेस्ट करो और देखो कि आपकी स्टोरी के लिए कौन सी नैरेटिव फॉर्म जो है वो बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नैरेटिव्स होते हैं वो अपनी रिदम को खुद ब खुद फाइंड कर लेते हैं। सो आपका नैरेटिव खुद ब खुद अपनी रिदम को फाइंड कर लेता है, बट एट द एंड आप उसको डेफिनेटली एक बार रिवाइज कीजिए। आप देखिए कि जो विजन आपने अपनी स्टोरी को लेकर देखा था, क्या वो उसी डायरेक्शन में गया है या फिर नहीं। Second point is different genres and conventions. There cannot be any standard advice with regard to the opening of a narrative. अब एक narrative को लेकर हम आपको कोई standard advice नहीं दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, आपका जो story है या novel है वो बिल्कुल correct बन जाएगा। Each kind of poetry, drama, fiction, etc. has its own peculiar requirement. हर चीज़ की एक different requirement होती है। जो poetry है उसकी अलग requirement होगी, जो fiction है, जो novel है उसकी अलग requirement होगी। Even now, during experiments can only made within the norm of
ईच काइंड ऑफ राइटिंग। कई बार क्या होता है, कुछ राइटर्स को लगता है कि हमें इस जॉनर में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम मान लीजिए कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, बट यहाँ पर हमें ये कहा गया है जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उनके साथ आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं। What may be an appropriate opening in a narrative poem? अब narrative poem वो poem होती है जिसमें बातें हो रही होती हैं। narrative poem में स्टोरी बताई जा रही होती है। हो सकता है कोई ओपनिंग नैरेटिव पोएम के लिए बिल्कुल ठीक हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी के लिए भी ठीक हो। इस पॉइंट में हमें बस मेन बात ये बताई गई है कि जो आगे हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, उसका मेन फोकस रहेगा स्टोरीज, नॉवल एंड नॉवेला के ऊपर। नॉवेला होता है नॉवल से छोटा, मतलब लेंथ में उसकी थोड़ी लेंथ कम होती है, बिकॉज ओपनिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नैरेटिव प्रोसेस। क्योंकि जो स्टोरीज का नैरेटिव प्रोसेस होता है या फिर नॉवल का नैरेटिव प्रोसेस होता है, उसमें ओपनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम इसको डिटेल में आने वाली वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में भी यही कहा गया है कि हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स होंगे उसमें हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट पोएट्री एज इट कम्स स्पॉन्टेनियसली। हम पोएट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पोएट्री होती है वो इंसान को स्पॉन्टेनियसली आइडिया आता है। आप कहीं पर बैठे हो, आपको आइडिया आ गया। ना ही हम इस चैप्टर में ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो ड्रामा होता है वो थिएटर का पार्ट है। वहाँ पर डायलॉग्स होते हैं और उनकी ओपनिंग अलग चीज़ होती है, सो उसके ऊपर भी हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो इस चैप्टर का पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा स्टोरीज, नॉवल एंड नॉवेला के ऊपर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द ओपनिंग एज अ यूनिट ऑफ कंपोजिशन। अब यूनिट ऑफ कंपोजिशन को आप समझिए, हर चीज में एक ओपनिंग होती है, एक क्लाइमेक्स जिसको हम मिडल भी बोल सकते हैं, और एक एंडिंग होती है। एज अ यूनिट ऑफ कंपोजिशन इन नॉवल or a short story, the opening is a part of an organic whole। अब कोई भी यूनिट ऑफ कंपोजिशन आप समझे ना कि एक प्रॉपर चीज़ है, एक प्रॉपर आपका राइटिंग का पीस है, उसमें एक ऑर्गेनिक ओपनिंग, एक ऑर्गेनिक होल है, वो खुद में ही कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी ओपनिंग आपकी स्टोरी को एक विजनरी सेंटर की तरफ लेकर जाए और उसके बाद उसको एक लॉजिकल एंडिंग की तरफ लेकर जाए। यही इसका रोल होता है। अब इम्पॉर्टेंस में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। आपने इसको कैसे अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डिज़ाइन करना है वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। सो आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको ऊपर नीचे करके एग्जामिनेशन हॉल में कैसे भी आंसर बना सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।